आपको क्लियरली ये देखना है जब लड़कों को रिक्रूट करो, और अगर आप एक सेल्समैन की नौकरी ढूंढ रहे हो, तो एक एरिया आपको बिल्ड करना है जो मैं स्किल्स के पर आया हूं, और वह है व्हाट वी कॉल डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स देखने में इतना बड़ा है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें आपको समझना है नंबर्स लेके, फैक्ट्स लेके, हिस्ट्री लेके कि हो क्या रहा है, और अगर सही हो रहा है तो और कैसे करूं, और अगर गलत हो रहा है तो इसको किस तरह करेक्ट किया जाए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब हर वक्त अगर सेल्समैन यही समझता रहे कि भाई मैं तो मार्केट जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, भैया ये नहीं होता। आपको नंबर्स देखने हैं, आपको डेटा देखना है क्या हो रहा है। लकीली मोस्ट कंपनीज में अब बड़ा आसानी से डेटा मिल जाता है, कोई इशू नहीं होती है। डेटा किसी कंपनी में ज्यादा है, किसी कंपनी में कम है, लेकिन क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस डेटा के, वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सो द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बिल्ड, कोविड और नो कोविड डजंट मैटर, यू स्टिल नीड टू बिल्ड डेटा एनालिटिकल स्किल्स। लोगों को फिगर्स की बात, ये कैसा सेल चल रहा है और बढ़िया सर, बढ़िया क्या मतलब है इसको? उससे तो अच्छा वो बंदा कहे सर ये मेरे 4 ब्रांड हैं, इसमें से ये 3 ब्रांड जो हैं इसमें मैं 90-95 की लेवल पे चल रहा हूँ, लेकिन ये चौथा ब्रांड है सर, ये 60-70 के आगे मैं नहीं चल पा रहा, और मैंने एनालाइज किया, उसका कारण है ABCD। ये कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्वर्सेशन दोनों साइड से होनी चाहिए। और ये तब हो सकती है जब आप जो फैक्ट्स आपके अराउंड हैं उनको केवल देखो, उनको एनालाइज करो कि क्या हो रहा है। अब एक बड़ी सिंपल चीज है कि आप अक्सर हम अपना धंधा देखते हैं, अपना नंबर्स देखते हैं, और कंपटीशन को एनिमी समझते हैं, है ना, कि हमारा कंपटीशन जो है वो हमारा दुश्मन है। बट मैं कहता हूं वो सबसे बड़ा तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि वो अगर कोई चीज सक्सेसफुली कर रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है। क्यों? क्योंकि वो भी एक मार्केट का हिस्सा है। तो वो कब होगा? जब आप डेटा एनालाइज करोगे। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी की रिपोर्ट मैंने देखा, लोग कहते हैं सर कंपटीशन हैज लॉन्च दिस स्कीम, वी आर गोइंग टू बी बैडली इफेक्टेड, आप कुछ स्कीम दीजिए। सर नहीं, आप पहले बोलिए कि वो कंपटीशन ने क्या स्कीम लॉन्च करी है, वो कहां पे इफेक्ट हुआ, उसका कैसा इफेक्ट हो रहा है, और तब रिकमेंडेशन दीजिए ना कि कुछ स्कीम निकालो। दूसरी बात क्या लिंक्ड होती है, जब हम अपनी स्कीमें निकालते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि सक्सेस ऑफ अ स्कीम डिपेंड्स ऑन पेस। अब आप आराम से 1 महीना निकाल रहे हो, लगा रहे हो उस स्कीम को लॉन्च करने में, तो क्या है, कंपटीशन को रिएक्ट करने का आपने 1 महीना टाइम दे दिया। तो क्या मेथोडोलॉजी है, क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। सो मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रैटेजी वो कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी सिंपली कि भाई हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह जाना है, कहाँ पे ज्यादा एम्फोसिस देना है, कहाँ कम देना है, कहाँ रिसोर्सेज ज्यादा डालनी, कहीं कम डालनी, उसको लाना। मैं तो कहता हूँ फ्रंटलाइनर भी स्ट्रैटेजी बनानी है उसको, लेकिन इन लाइन कि मैं कहाँ जाऊंगा, भाई किस दुकानों में मैं ये करूंगा, किस दुकानों में डिस्प्ले लगाऊंगा, या अगर मैं कोई स्पेशल इश्यू दिखाऊं, प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो चैनल लेवल की है कि वो दुकान लेवल की है। अब जैसे मैं एक सेंसोडाइन का आपको एग्जांपल देता हूँ, कंपनी का। इन्होंने जब लॉन्च किया पहले 6 महीने तक केमिस्ट के आगे निकले नहीं है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट था 3 गुना महंगा और टेक्निकल प्रोडक्ट था। तो इन्होंने कहा कि हम केवल केमिस्ट, पूरे केमिस्ट को एजुकेट किया, उनके साथ जो जो ऑफ डे मार्केट का होता था वहां पे उनकी एजुकेशन दी, सब कुछ दी, ताकि जो कंज्यूमर, डेंटिस्ट के पास 3-4% लोग जाते हैं, बाकी सब केमिस्ट से आके पूछते कि भाई मुझे झंझनाहट है, क्या करूं। उस केमिस्ट को उन्होंने अपने साथ लिया, सिंगल चैनल स्ट्रेटेजी इन द पीक ऑफ ऑनलाइन। उन्होंने कहा सिंगल चैनल स्ट्रेटेजी हम करेंगे। वो लगे रहे 6 महीने तक केमिस्ट के साथ। नेट क्या रिजल्ट आया कि केमिस्ट को कभी इतनी अच्छी अटेंशन मिली नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं मिली थी। एवरी ऑफ डे ऑफ द मार्केट में ये लोग सेमिनार्स रन करते थे, और केमिस्ट स्टार्टेड रिकमेंडिंग ये। अब क्या हुआ, जो कंज्यूमर था उसने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको फायदा हुआ। जब उसको फायदा हुआ, वो कहता है अब मैं दूसरा टूथपेस्ट क्यों लूं, ये क्यों अलग, लेट मी मेक सेंसोडाइन माय रेगुलर टूथपेस्ट। अब वो जाने लगा जनरल स्टोर पे, वो वहां पूछने लगा सेंसोडाइन।
अब वो जनरल स्टोर वाला जो है वो आके हॉर्लिक्स वाले से पूछता है कि भाई तुम्हारा ये टूथपेस्ट है यार, बड़ा एडवर्टीजमेंट में देख रहा हूँ टीवी पे, और तुम लोग हमें क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा सर स्ट्रेटेजी है कंपनी की कि पहले एजुकेट करेंगे, ये करेंगे, नहीं नहीं हमको भी चाहिए। तो अब क्या हुआ, 3 गुना महंगा टूथपेस्ट, जिसके लिए अगर आप जनरल स्टोर के पास न्यू लॉन्च पे जाते वो 10 आपको भोग सुनाता कि कहाँ टूथपेस्ट बिकेगा इतना महंगा। अब उसके पास डिमांड आने लगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में इंप्लीमेंट हुई, और फिर उसको कहानी ये बताई गई हमने जनरल मर्चेंट को कि भैया जो तुम ऐसे उठा के अपने शेल्फ से लेके जो बंदे को तुम पकड़ाओगे एक ट्यूब सेंसोडाइन की, तो वो जो तुम्हारा एफर्ट है उसमें तुम्हारी 3 गुना कमाई भी तो है, क्योंकि मार्जिन परसेंटेज सेम है, प्राइस 3 गुना ज्यादा। तो वो कहानी अलग बन गई, केमिस्ट की कहानी। तो ये सब जो हम मिक्स करें अपनी थिंकिंग में, वो तब हो सकता है जब हमारे पास चैनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो तगड़ा है जी। तो दिस इज वे, अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है। सेल्समैन ही हैज टू बी पॉजिटिव। बीच वाला जो है वो 3 पॉइंट याद रखे, मैं हर वक्त कहता हूं, व्हाट इज टू बी डन, व्हाई इज इट टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन। व्हाट में क्लैरिटी ऑफ गोल्स आता है, वाई में ओनरशिप आता है कि मैं समझता हूं कि इसका क्या फायदा है, और हाउ में जो उसके माइंड में डाउट्स होते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कैसे कर पाऊंगा, वो एड्रेस होता है। तो जो मिडिल वाला जो है बंदा बीच का, उसके ऊपर ये बड़ी जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही व्हाट वाई हाउ जो है ये फ्रंट लाइनर को डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन। अब देखिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन जो है वो ज्यादा टच पॉइंट कवर कर रहा है कंपेयर टू एनी कंपनी सेल्समैन। उसको कौन संभालेगा, वो फ्रंटलाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसको संभालना, उसके साथ उसको समझाना, और एक बार वो समझ जाए। अब जैसे कई अच्छी कंपनियां जो हैं उनके बड़े जबरदस्त इंसेंटिव होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन के, और तुम तो जानते ही हो तुम्हारी बिजनेस में नमक के बेचने में डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का कितना बड़ा रोल है, राइट? यू नो इन योर so this is how I feel about the scenario. So sir, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, 10 इयर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखते हैं एफएमसीजी में बड़े चेंजेस क्या आने वाले हैं? आई थिंक बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एक तो सबसे पहले अपन लोग स्किल सेट्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या स्किल सेट्स होने चाहिए। आई थिंक नंबर 1 स्किल सेट ये होना चाहिए हमें, सबसे क्रिटिकल, कि हमें डेटा अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। हमको मार्केट्स को एनालाइज करना है, मार्केट्स में क्या हो रहा है उसको असेस करना है। सो जनरली लूजली व्हाट आई वुड से, डेटा गैदरिंग एंड डेटा एनालिसिस स्किल्स कॉन्शियसली बढ़ानी है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेट ऑफ नंबर्स आपके सामने आए तो आपको समझना चाहिए कि ये नंबर क्या कहानी कह रहे हैं। इसमें रोल कंपनीज का भी है, इसमें रोल एजुकेशन का है, कि बंदे जो हैं खुद वो अक्सर नंबर से दूर भागते हैं, कुछ एनालिसिस से दूर भागते हैं, लेकिन फ्यूचर का सेल्समैन जो है ही विल हैव टू बी मच मोर एनालिटिकल देन टुडेज सेल्समैन। एक तो नंबर 1 ये डेटा है। नंबर 2 टेक्नोलॉजी। अब जो अच्छी कंपनियां वो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड गिविंग टैबलेट्स एंड माउंटिंग सेल्सफोर्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ऑन फोन्स, तो वो एक तरह से खुद ही हो गया है, लेकिन बीइंग सेवी इज इंपॉर्टेंट। तो आपको एज अ सेल्समैन डिजिटल अंडरस्टैंडिंग करनी कि डिजिटल ये है क्या चीज। मैं कहता हूं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस वक्त, कि आपके सामने इतने कोर्सेज मार्केट में फ्री में अवेलेबल हैं, दे अनबिलीवेबल। आप 5-5 दिन 6-6 दिन रोज दिन का आधा घंटा 1-1 घंटा लगाओ उन कोर्स में, और सिंपल इंग्लिश में 400-400 रुपए 500-500 रुपए के कोर्स होते हैं कि बेसिक डिजिटल क्या चीज है। अब कई लोग को हुआ बना हुआ है डिजिटल, अरे कोई हुआ नहीं है यार, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो वो आप एक अंडरस्टैंडिंग करो। So number 1 is the data skills. Number 2 related to that
is the digital skills. Number 3 has to be continuing effort at communication. देखिए, जब सेल्समैन जाता है, मैं पहले फिजिकल की बात करूंगा, फिर मैं ऑनलाइन बाद में लाऊंगा इसमें। जब बंदा जाता है दुकानदार के पास, तो उसको ये सोचना है कि ये दुकानदार जो है, ये अगर मैं इसको यूं देखूं कि ये ऑर्डर प्रिंटिंग मशीन है, तो मैं उसको एक तरह से हैंडल करूंगा। लेकिन अगर मैं इसको ये समझूं कि ये ह्यूमन बीइंग है मेरी तरह, मैं किस रास्ते से इसके दिल में घुसूं। अब बड़ी सिंपल चीज मैंने बड़ी अर्ली और पीएनजी में मुझे सिखाई थी। मेरा एक बॉस था सतीश बेदी करके, वो क्या करता था, सुबह जाने से पहले, एंड दिस इंटरेस्टिंग संजीव, वो अखबार पढ़ता था और वो हर अखबार में एक एरिया सर्कल करके एक नंबर लगाता था। मैंने उससे पहली बार उसके साथ शुरू किया, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कल नहीं यार, ये सेल्समैन, ये दुकानदार अपना 3 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ 3 नंबर लिखा है, इसको फुटबॉल का बड़ा शौक है। तो आज के अखबार में फुटबॉल की, ये मेसी ने 41 मिलियन मिल रहा है पेरिस से जर्मन से, ये न्यूज आई है। तो मैं कॉल ओपनिंग जो है वो इससे करूंगा, ना कि कैसा धंधा है सर। अरे सबसे बड़ी गलती सेल्समैन ये करता है, ही गोज टू द शॉप एंड आस्क सर धंधा कैसा है। आज तक कोई दुकानदार ने कभी बोला है कि धंधा बढ़िया है? वी हैव अ स्टैंडर्ड आंसर फॉर दैट। वो नेगेटिव शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब क्या है कि आपको, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट दैट पर्सन, योर कस्टमर एज ए ह्यूमन बीइंग। उसके क्या मोटिवेशंस हैं, उसको क्या पसंद है, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है टू एस्टैब्लिश द रेपो एट एवरी कॉल एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश द एंटायर रिलेशनशिप जो आपकी है। तो रिलेशनशिप बनाने का तरीका दूसरा, ये नहीं कि आप दुकान में घुसे और शुरू कर दिया धंधे की बात। तीसरे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैंने सुना था फ्रॉम वन मैनेजमेंट थिंकर। ही सेज द सेल्समैन ऑफ द पास्ट न्यू हाउ टू टेल, द सेल्समैन ऑफ द फ्यूचर मस्ट नो हाउ टू आस्क। अब ये थर्ड स्किल बड़ी क्रिटिकल है, क्वेश्चनिंग की स्किल। आप अज्यूम ना करिए कि आपको सब कुछ पता है मार्केट में। दुकानदार के पास जाके 5 सवाल ऐसे आप पूछिए जिससे आपको ऑटोमेटिक लीडिंग मिल जाएगा। उसकी तो मोटिवेशन समझिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझना है। तो द फ्यूचर सेल्समैन, उसकी क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग, ये 2 स्किल्स जो हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कम्युनिकेशन में देन द स्किल ऑफ जस्ट टॉकिंग। So that will be the next skill that you need to improve. Right. उसके बाद क्या है? This is where the online-offline link will come. He must be completely informed कि ऑनलाइन में भी क्या हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के सब्जेक्ट में दुकानदारों में बहुत गलतफहमियां हैं, बहुत गलतफहमियां। क्यों शुरू ये हुआ इससे कि भाई ऑनलाइन आया तो हम खत्म हो गए, और कोई दुकानदार कभी खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शुरू में आपको याद होगा लोग कहते थे कि मॉडर्न ट्रेड आया, अब छोटी दुकानदार सब बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर एक की एक जगह है और आपको हर एक की इंफॉर्मेशन परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि कल को वो अगर कहे नहीं यार ये तो शुरू हो गया, ये तो हमको मार देगा, तो उसको बोलना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए दिस इज हाउ इट इज। तो बीइंग अवेयर ऑफ द रोल ऑफ ईच ऑफ दीज, जिस तरह मेरे हिसाब से टुडे ऑनलाइन इज व्हाट मॉडर्न ट्रेड वाज 15 इयर्स अगो। 10-15 साल पहले जिस तरह हम मॉडर्न ट्रेड को हुआ बना दिया था, अब ऑनलाइन को हुआ बना हुआ है। तो ये माइंड, मैं हुआ ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन विल इंक्रीज, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, बट द वर्ल्ड वाइड द टोटल सेल्स ऑफ ऑनलाइन इज 17.5% वर्ल्ड वाइड। 82.5% business still happens in brick and mortar stores. मैं FMCG की बात कर रहा हूँ। Right. हाँ, कोई बिजनेसेस ऐसी हैं, जैसे ट्रैवल शैवल है, उसमें बहुत कम फिजिकल है, उसमें ऑनलाइन ज्यादा है, बट अपने को उससे लेना देना नहीं। अपन तो ज्यादातर FMCG और ड्यूरेबल्स और ये सब की बात करें। लेकिन आज भी आप देखें कि रेफ्रिजरेटर जो है कोई भी ऑनलाइन नहीं खरीदता। जहाँ स्टेक्स बड़े हाई है ना सर, जहाँ दुकान में जाके डील, जहाँ स्टेक्स बड़े हाई हैं वहाँ ऑनलाइन नहीं जाता। नहीं, जहाँ हाई है और जहाँ बहुत लो है, जहाँ बहुत लो है, और नहीं, और जहाँ बहुत लो है वो भी नहीं होते, वो भी नहीं है, वो तो खैर वो सप्लाई नहीं करते। देखिए ऑनलाइन का तो फंसाता ही नहीं है ना। अगर उसको वो 400 से 500 रुपए तक का उसको अगर नहीं मिला ऑर्डर,
तो वो आपको कहाँ से सप्लाई करेगा? तो वो ऐसा तगड़ा, अभी उस दिन मैंने एक हार्पिक का नया आया प्रोडक्ट, 168 रुपए का वो प्रोडक्ट था, तो मैंने उसको ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर मैंने प्लेस किया, फिर जब फाइनल आया चेक किया ऑर्डर, तो उसमें देखा 53 रुपीज इज डिलीवरी ओवर एंड अबव। मैंने कहा यार 168 रुपए की चीज है, 53 डिलीवरी, क्या पागल कुत्ते ने काटा है? हालांकि मैं प्राइम का मेंबर हूं, बट वो प्राइम पे नहीं था क्योंकि आइटम लो है। राइट। तो आई थिंक ये सब जो अवेयरनेसेस हैं, इसमें को लेके आगे चलना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेल्समैन को ये सोचना है कि मैं जिंदगी भर सेल्समैन नहीं रहूंगा। मुझे सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है, होपफुली हेड ऑफ सेल्स बनना है। अब आप ये सब नहीं बन सकते जब तक आपका दिमाग की थिंकिंग जो है वो बदलती ना जाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्समैन अगर सेल्समैन ही रहेगा तो वो क्या करेगा? वो खाली अपनी गट फील और एक्सपीरियंस के ऊपर डिसीजन लेगा। अब बॉटम लाइन क्या है कि आपकी एक्सपीरियंस और गट फील तो उसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है जिसमें आप एक्सपोज हुए हो, लेकिन इंफॉर्मेशन तो बहुत है। सो क्या है, हमको अगर हम एक देखें कि एक एक्सट्रीम है कि आप कुछ हिल ही नहीं रहे हो बिना डेटा के, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। एक है कि आप सिर्फ अपनी गट फील और एक्सपीरियंस पर बेस कर रहे हो। द सेल्समैन ऑफ द फ्यूचर विल नीड टू डू द मीडिएशन, दैट मीन्स व्हाट आई कॉल डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी मैं अपने एक्सपीरियंस भी वैल्यू करूंगा, मैं डेटा को भी स्टडी करूंगा, मैं उसको सोच के एनालाइज करूंगा और तब मैं डिसीजन लूंगा कि क्या करना है, ना कि नहीं ये मेरे एक्सपीरियंस कहता है ये तो ऐसा होना चाहिए और कुछ नहीं है और कोई तरीका ही नहीं। सो आई थिंक दीज आर द 3 or 4 critical things that at both the front line and the middle line that we need to develop. And the last thing I would say, and I know this sounds very common, but bottom line is अगर आपका जो सोच है उसमें पॉजिटिविटी ना हो, यानी जब आपको एक टारगेट, मैं टारगेट इसलिए दे रहा हूं कि कॉमन चीज है ये, टारगेट आपके हाथ में आता है तो आप किस तरह देखते हो उसको? आप यूं देखते हो हाई ये होगा कि नहीं होगा, वो एक ये एटीट्यूड है। दूसरा है यार ये टारगेट करने में चलिए देखता हूं कितना तो हो जाएगा और बाकी कितना बचा है इसको कैसे करूं। ये दो एटीट्यूड अलग एटीट्यूड। अगर आपको ऊपर जाना है और अगर आपको चैन से अपना वो गुजारना है टाइम, तो आपका सेकंड एटीट्यूड जरूरी है। आप सिर्फ ये ना, टारगेट सामने आया और आपका इमीडिएट रिएक्शन, मैंने कई सेल्समैन को देखा, अरे सर ये कहां से होगा? तूने स्टडी किया है क्या फिगर? तूने स्टडी किया है क्या टारगेट? और इसका कारण दोनों है, एक तो बंदे का एटीट्यूड फ्रंट लाइन का, और उसके बॉस ने वो 3 सवाल व्हाट व्हाई हाउ नहीं एड्रेस किए। तो इट इज द कॉम्बिनेशन दैट सो द लास्ट थिंग आई से कि एक पॉजिटिविटी रखो और एक अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में होनी चाहिए कि मैं जिंदगी भर क्या यही काम करता रहूंगा कि मुझे ऊपर जाना है? अगर ऊपर जाना है तो मेरे माइंड में डिजायर टू अडेप्ट। मैं अपने आई वांट टू कंक्लूड बाय टेलिंग यू समथिंग। इन माय केस मैं 1974 में काम करना शुरू किया था। हिंदुस्तान में 1994 में इंटरनेट आया, मतलब मैं 20 साल काम कर चुका था व्हेन इंटरनेट केम टू इंडिया। उसके बाद आहिस्ता 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 करके थोड़ा डेटा इंपॉर्टेंस ये सब चक्कर शुरू हुआ। 2007, 8, 10 के बाद तो जाके डिजिटल मार्केटिंग आई है। अब मेरा बड़ा आसान है भाई, 2010 तक तो मेरा अपना कंसल्टिंग है, चलो यार कर लिया, आपने जो करना था कर लिया। बट नो, एट द एज ऑफ 65 आई डिड अ कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। आई वेंट टू अटेंड अ कोर्स, 3 month कोर्स। मैं जब पहले दिन पहुंचा वो समझे कि प्रोफेसर आ गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बुढ़ा हो ही नहीं सकता, वो जानते ही नहीं। तो आई लर्न। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सीख नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं आर्टिफिशियल। अच्छा, पढ़ाने में तो ऑटोमेटिकली आपको सीखना ही पड़ता है, नहीं तो क्या पढ़ाओगे? सो आई थिंक वो ओपननेस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि हम जिस तरह हैं वैसे ही चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा आपको। और मैं देखता हूँ मेरे ही उम्र के कई लोग हैं वो नहीं ये सब करते, उनको आज भी अनकंफर्टेबल है। लेकिन मैं बड़ा कॉमनली अपना डेटा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
सारा काम अपना मैं उसके बेसिस पे करता हूँ। कल ही मैंने एक केस स्टडी करी थी फॉर एसपी जैन जहाँ पढ़ाता हूँ, वहां पे मैंने केस स्टडी करी थी फॉर एंटायर एशिया पैसिफिक में एक लग्जरी रिटेलर है लक्स एशिया करके, उसकी केस स्टडी थी। वो सारा का सारा वाज बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑमनी चैनल एंड डिजिटल। पूरा मैंने पूरी क्लास ऑफ अराउंड 17 पीपल को मैंने सुना, और सब के सब जो हैं वो डिजिटल savvy लोग थे। बट आई हेल्ड माय ओन बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट आई टुक अ डिसीजन। तो आप लोग सबको भी ये सोचना है कि भाई जहां तक आपकी एजुकेशन हुई है, पढ़ाई हुई है, वो तो आपने क्वालिफाई करके नौकरी मिल गई आपको, लेकिन अब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इट्स एन ऑनगोइंग अफेयर। मतलब 2 घंटे रोज के रखो, खोलो, कई जगह पे आपको पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑमनी चैनल क्या चीज है, एवरीथिंग विल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज मजा आया आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग ये वीडियोस देखेंगे उनको भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्रीज क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर वो गौर फरमाएंगे। प्लीज एनी टाइम। एंड वंस अगेन अ बिग थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, not at all. It was my pleasure. I hope you found it useful. Yes, definitely sir, thank you, thank you.